नमस्कार, उनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की शैक्षणिक वीडियो में हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। न्यायपालिका का अर्थ। साधारण अर्थ में न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जिसका प्रमुख कार्य संविधान की व्याख्या करना तथा कानूनों को भंग करने वालों को दंड देना है। ऐसी संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। लेखक गवर्नर ने कहा है, न्यायपालिका को सभ्य समाज का मेरुदंड कहा है। भारतीय न्यायपालिका की संरचना त्रिस्तरीय है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण कहानी सुना रहा हूँ। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई और उसके परिवार भी वहीं रहते थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। उसकी मांग थी कि वह बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। फिर 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। फिर सुधा का परिवार इस उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ले गया। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इन तीनों से हमें पता चलता है कि भारत में 3 प्रकार के न्यायालय मिलते हैं। भारत में केंद्र स्तर पर तो सर्वोच्च न्यायालय है जिसका फैसला अंतिम होता है। यह नई दिल्ली में है। इसके लिए आप मेरी वीडियो सर्वोच्च न्यायालय देख सकते हैं। नंबर 2, दूसरा राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होते हैं, जो भारत में अब 25 न्यायालय हैं। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1862 में हुई थी। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है। यह चंडीगढ़ में स्थित है। दूसरी तरफ सातों
उत्तरी पूर्वी राज्यों के गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय था, परंतु 23 मार्च 2013 को मेघालय उच्च न्यायालय बना और 25 मार्च 2013 को मणिपुर उच्च न्यायालय बना। और तीसरा, त्रिपुरा उच्च न्यायालय 26 मार्च 2013 को अलग हो गए। नंबर 3, तीसरा जिला स्तर पर अधीनस्थ अदालत है, जिन्हें जिला न्यायालय या ट्रायल कोर्ट, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय इत्यादि नामों से बुलाया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? इसका स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ न्यायाधीश स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निडर हो। न्यायाधीश निष्पक्षता से न्याय तभी कर सकते हैं जब उन पर किसी प्रकार का दबाव न हो। न्यायपालिका विधानमंडल तथा कार्यपालिका के अधीन नहीं होनी चाहिए और विधानमंडल तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नंबर 1, जहां पर न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण में रहती है, वहां पर लोगों का जीवन एवं स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहती। नंबर 2, स्वतंत्र न्यायपालिका के अभाव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। नंबर 3, कार्यपालिका के प्रभाव से केवल स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा ही बचाया जा सकता है। नंबर 4, कानून के शासन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना जरूरी है। नंबर 5, न्यायपालिका को संविधान रक्षक कहा जाता है और न्यायपालिका संविधान को अपना आदर्श मानती है, इसलिए संविधान रक्षा के लिए उसे स्वतंत्र होना चाहिए। अतः स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए उस पर कोई अंकुश न हो, उसे उचित वेतन भत्ते मिले और उनका जीवन व कार्यकाल सुरक्षित हो, वे पूर्ण योग्य हो और रिटायर होने के बाद वकालत पर पाबंदी हो। भारतीय संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। न्यायालय सरकार के अधीन नहीं है, यहाँ स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में हम बात करेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भारतीय संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अधिकार के बिना मूल अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। यह अधिकार नागरिकों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि यदि राज्य किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है या उनका हनन करता है तो वह नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है। नागरिकों द्वारा मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण में आने पर न्यायालय बंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण आदि रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक होने के नाते एक अति विशिष्ट अधिकार है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायिक पुनर्निरीक्षण या न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को असंगत और अवैध घोषित कर सकता है यदि वह मौलिक अधिकारों की अवहेलना करता है तो। न्यायिक समीक्षा का अर्थ संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इसी कारण यदि न्यायपालिका को यह लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए
अदालतों में जाकर न्याय पाना बहुत कठिन काम था। इसलिए सबको इंसाफ दिलाने के लिए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था शुरू की। इस व्यवस्था के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक अधिक से अधिक लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। उसे जनहित याचिका कहा जाता है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती वर्षों में जनहित याचिका के माध्यम में बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का भी इस्तेमाल किया गया था। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में इस बात का वर्णन किया गया है, कानून द्वारा तय प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन जजों ने माना कि आजीविका का अधिकार भी जीवन के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवन नहीं रह सकता। यदि राज्य किसी व्यक्ति की आजीविका छीनता है तो इसका अर्थ यह है कि राज्य उस व्यक्ति का जीवन छीन रहा है। यह ओल्गा टेनिस बनाम बंबई नगर निगम का फैसला था। नंबर 2, भूख से मौत का जिम्मेदार कौन? पोस्टर से क्या अभिप्राय है? अनुच्छेद 21 के द्वारा जीवन का अधिकार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ जोड़ दिया है। सरकार इसके लिए नंबर 1 नए रोजगार पैदा करे, नंबर 2 राशन की सरकारी दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए, नंबर 3 बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। यह वर्ष 2001 राजस्थान व उड़ीसा राज्य के खिलाफ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जनहित याचिका थी। अंत में इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल है। इंसाफ पाना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसकी प्राप्ति के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है, लेकिन भारतीय न्यायालयों में मुकदमा की संख्या इतनी अधिक है कि कई बार तो मुकदमों का फैसला होने में इतनी देर लग जाती है कि मुवक्किल और मुजरिम दोनों ही इस संसार में नहीं रहते, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। उदाहरण के रूप में हाशिमपुरा के 43 मुस्लिम परिवारों की घटना का वर्णन कर रहे हैं। 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 22 वर्षों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। 21 मार्च 2015 को निचली अदालत ने 16 पीएसी जवानों को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। यह फैसला निचली अदालत का था, परंतु 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस उदाहरण से हमारी यह राय विकसित होती है कि भारतीय न्यायपालिका में
इंसाफ बहुत देर से मिलता है। न्याय मिलने में कुल 31 साल लग गए। इसे कहते हैं इंसाफ में देरी इंसाफ का कत्ल है। परंतु सन 2000 से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मकसद है कम से कम समय में पीड़ित पक्ष को कानूनी मदद उपलब्ध कराना और जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाना है। परंतु इसमें भी स्थिति बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी आम जनता को भारत की न्यायपालिका पर ही भरोसा और विश्वास है। हमें अपने भारतीय संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास करके चलना होगा। अगर आपको मेरी यह शैक्षणिक वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिखें और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। शिक्षित भारत, उन्नत भारत।